उपसभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पे चर्चा करने का। और अभी अभी हमें आनंद शर्मा जी के भाषण का भी लाभ मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा शेरो शायरी तो नहीं आती है, वो आनंद शर्मा जी का डिपार्टमेंट है, उनको शेरो शायरी आती है। शायद थोड़ी उसमें भी चूक रह गई, वो हमारे लोगों ने ठीक कर दी थी। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अर्थतंत्र और अर्थशास्त्र के बारे में शायद कुछ कमजोर खबर रखते हैं मेरे मित्र आनंद शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को शुरुआत की ये कह के कि हम काले धन की लड़ाई में हम शामिल होना चाहते हैं, हम काले धन का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद में जाली नोट जो इस्तेमाल होते हैं उसका विरोध करते हैं। अगर वो वास्तव सच है तो मुझे बाकी के भाषण में जो कहा उसमें कुछ बहुत ज्यादा गंभीर विषय नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सदन और देश के सामने रखने की कोशिश की। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के। Sit down. No, please sit down. बैठिए. अरे बैठिए. वास्तव में कुछ लोगों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि शायद इस बहुत महत्वपूर्ण कदम से कुछ लोगों को जरूर चोट पहुंची होगी, तकलीफ पहुंची होगी, उससे मेरी संवेदना है। लेकिन काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। टेलीविजन हम भी देखते हैं, हम भी लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं, हम भी देखते हैं किस प्रकार से कष्ट सहने के बावजूद भारत की अधिकांश जनता बार बार ये दोहरा रही है कि ये मोदी जी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा सबक सिखाया। जो लोग काला धन का समर्थन करते हैं, और थोड़ा कष्ट तो स्वाभाविक है। No, you can say at when your chance comes. Now, Shekhar, अरे don't interrupt like this. Don't interrupt like this. Mr. Shekhar, please sit down. Don't. Now see. Now please, honorable member. No. This is a very serious subject and very serious discussion. Let us understand. No, let us understand. Listen to, and when your chance comes, you reply. आपका चांस आने के समय आप रिप्लाई करो। अभी सुनिए, प्लीज। वास्तव में सभापति जी, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, काले धन के मुद्दे पर, और इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये मामला काफ़ी अति गंभीर है, अति संवेदनशील है। तो इस मुद्दे पर तो सरकार की ओर से नेता सदन इधर बैठे हुए हैं और काफ़ी गंभीरता से बात को सुन रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये पूरे देश में गरीबों की, मेहनतकश लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की दुख तकलीफ़ों को ये समझते हैं। मैं बहुत ध्यान से मैं इनको नोट कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काफ़ी मुझे दुखी लगते हैं चेहरे से भी। एक मिनट प्लीज़, चेहरे से माननीय नेता सदन, वित्त मंत्री चेहरे से बहुत दुखी लगते हैं। बेहतर यही होगा, ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप इधर बुलाएं और वो हमारी बात सुने
और मैं समझती हूँ Alright. कि नेता सदन इसके ऊपर अभी बैठिए, जवाब अभी बैठिए, दें, अभी तो बैठिए। प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर जवाब अभी दें तो बैठिए, ज्यादा ठीक है, अभी बैठिए। बेहतर होगा। ये मेरी नेता सदन से रिक्वेस्ट अभी है बैठिए। और आपसे भी मैं इसके लिए आपका सजेशन सुझाव चाहती है, हूँ। आपका सुझाव है, बैठिए। यस प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में जब सरकार बदली मई 2014 में, तो किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार के अलग अलग घोटालों से देश लिप्त था, किस प्रकार से देश भ्रष्टाचार से दुखी था, ये मैं समझता हूँ सभी जानते हैं। और उसका निर्णय भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन देके पूर्ण बहुमत से इस सरकार को जब लाए, तो जनता की उम्मीद थी और उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई भ्रष्टाचार और काले धन पे पहले दिन से ही शुरू हुई थी, उस लड़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है, उस पे मैं समझता हूँ पूरे सदन और हर एक राजनीतिक दल को खुशी होनी चाहिए कि इतना निर्णायक कदम देश हित में उठाया गया है। इस देश में 2007 तक ऐसा पाया गया कि लगभग 86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सभी दस्तावेज आते हैं कि कौन से सीरियल नंबर्स, कौन से नोट्स रिजर्व बैंक में और या स्टेट बैंक्स के या गवर्नमेंट बैंक्स की ट्रेजरी में आते हैं, तो वो आकलन लगा सकते हैं कि कौन से नोट्स सर्कुलेशन में है, कौन से नोट्स सीरीज ऑफ नोट्स सर्कुलेशन के बाहर हैं। उसमें ध्यान में आया कि लगभग आधे से ज्यादा करेंसी 500 और 1000 रुपए की कभी कई वर्षों से करेंसी चेस्ट में आई नहीं, और वो पैसा शायद किधर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उससे आकलन आया कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा शायद किधर दबा हुआ है या किसी ने छुपा के रखा है, शायद काला धन है। स्वाभाविक है कि उसका कोई सरकारी फिगर स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता है। तो अगर मेरे मित्र आनंद शर्मा जी एक जवाब का बोरा लें। पीयूष गोयल जी, Are you yielding? आई एम स्पीकिंग बट ही इज इंटरप्टिंग, व्हाट कैन आई डू। सज्जन है, बैठ जाएंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप माननीय वित्त मंत्री ने जो सदन को सूचित किया है, ये मेरे पास उत्तर है, उसका आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करें। जो पैसा कितना है काउंटरफेट इन्होंने बताया है, या तो आप कहो कि इन्होंने गलत बताया, वरना कृपया। मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी ने खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब दिया था। वो जो प्रश्न है वो सिर्फ फेक करेंसी के बारे में है, काला धन और जो पैसा भ्रष्टाचार से लोगों ने कमाया उसके बारे में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ये निर्णय लिया और ये निर्णय पूरे कानूनी प्रावधान के हिसाब से लिया गया। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया, उसको सरकार के पास भेजा और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 500 और 1000 रुपए के नोट, पुराने नोटों को रद्द किया जाए, नए नोट आए और हर एक ईमानदार को मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके। और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है। जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैश बुक में बैलेंस होगा या अपनी पूरा कमाई होगी या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में। रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, रोक है तो जाली नोट रखने वालों के लिए। अब पूरे सदन में ऐसा कौन सा सदस्य है जो ऐसे प्रतिबंध पे भी ऐतराज कर रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई कदम भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए एक कड़ी में लिया जाता है। हमने सबसे पहले कैबिनेट में एसआईटी बिठाई, एसआईटी के कई सुझाव थे, वो सब सुझाव को स्वीकार किया। जो कई वर्षों से कुछ राज्यों, कुछ देशों से पैसा गलत तरीके से भारत में आ रहा था,
टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा था डीटी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में, उस पर रोक लगाई। हमने कई और देशों से करार किया जहां से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले नहीं होती थी। मैं समझता हूं आनंद शर्मा जी उत्तेजित हो गए ये बोलने में कि हमारे योगदान को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने तो सबके योगदान को 15 अगस्त के अपने भाषण में स्वीकार कर लिया था, लेकिन क्या वो कदम पर्याप्त थे? क्या उन कदमों से सब काला धन और भ्रष्टाचार रोक पाए? स्वाभाविक है नहीं, क्योंकि पूरे देश में लोगों को इसकी चिंता है। लेकिन एक एक कदम जो हम इस सरकार ने लिया, फिर चाहे वो कोयले के ब्लॉक्स की नीलामी हो पारदर्शिता से, चाहे वो स्पेक्ट्रम की नीलामी हो पारदर्शिता से, अलग अलग आयाम इस्तेमाल किए गए भ्रष्टाचार और काला धन को रोकने के लिए। और मैं समझता हूं उसमें ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कदम अगर कोई लिया सरकार ने, तो 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करके सभी को मौका दिया कि अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालें, और बेईमानों को चेतावनी दी कि अब उनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं समझता हूं पूरे सदन में सभी लोग चिंतित हैं। आनंद शर्मा जी ने भी कहा हम भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं, हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जो जाली नोट आतंकवाद या ड्रग कार्टेल्स यूज करते हैं उसमें हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति में जो भी कदम इस कड़ी में लिए जाते हैं काले धन को रोकने के लिए, उसका स्वीकार पूरा सदन पूरा देश करे, ऐसी अपेक्षा थी। वास्तव में गोपनीय रखना तो स्वाभाविक था ऐसे निर्णय को। कुछ लोगों ने ऐसा भी सुझाव दिया कि 7 दिन तक 10 दिन तक पहले से बता देना चाहिए था ये कदम होने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोशिश ये है कि हमें मौका दिया जाना चाहिए था कि हम काले धन को बदल सके, हम उसको कन्वर्ट कर सके। ऐसी परिस्थिति में तो गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है, और गोपनीयता के कारण ही आज बेईमानों को तकलीफ है, भ्रष्टाचारियों को तकलीफ है, और उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। और आप देखिए इस कदम के अनेक अनेक लाभ। आगे चल के भारत की अर्थव्यवस्था जितना ज्यादा ईमानदार होती रहे, जितना ज्यादा सब लोग अपने टैक्सेस पूरी तरीके से भरना शुरू करें, तभी तो जाके देश में ब्याज का दर भी कम हो सकेगा, महंगाई कम हो सकेगी, देश में जो टैक्स रेट्स हैं टैक्स रेट्स पे नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आखिर मैं अगर बिजली से के उदाहरण से लूं, अगर 5 लोग चोरी करते हैं तो बाकी 95 लोगों को उस चोरी का भुगतान करना पड़ता है। तो ईमानदारी के पैसे पर कोई रोक नहीं है। पीयूष गोयल ने आनंद शर्मा के जो बयान थे, जो आरोप थे, उसका जवाब दिया है और सीधे तौर पे कहा कि जब पूरा देश सरकार का साथ दे रहा है, समर्थन कर रहा है, तो कांग्रेस को क्यों इतनी चिंता हो रही है। नोटबंदी से ईमानदारों का सम्मान हुआ है, ये बात पीयूष गोयल ने कही है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल इसी बात को लेकर के लगातार जवाब राज्यसभा के अंदर दे रहे हैं।